आपराधिक विधि का दो भाग जिसमें से एक है मौलिक विधि और एक है प्रक्रियात्मक विधि। हाँ जीतू, मौलिक विधि किसे कहते हैं, मतलब सब्सट्रैक्टिव लॉ किसे कहते हैं? जिसमें किसी अपराध के बारे में बताया गया हो, जिसमें किसी अपराध को परिभाषित किया गया हो, मतलब कि किसी भी अधिकार को या फिर कर्तव्य को परिभाषित किया गया है, वो है मौलिक विधि। और महेश, प्रक्रियात्मक विधि क्या है? उस अपराध के लिए जिस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, कौन से ऐसे अपराध के घटित हुए जाने की स्थिति में न्यायालय के द्वारा उसको निपटारा किए जाने के लिए किस प्रक्रिया का भी निश्चय किया जाएगा या अवधारण किया जाएगा, उसको हम कहते हैं प्रक्रियात्मक विधि। तो हमें मौलिक विधि ने बता दिया, इंडियन कोड ने कैसा बना, चोरी इस अपराध को कहते हैं, किडनैपिंग इस अपराध को कहते हैं, मार पिटाई इस अपराध को कहते हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इस अपराध को कहते हैं। अपराध हो गया हमारे साथ, तो अपराध को होने के बाद में एक कोई ना कोई प्रक्रिया भी तो डिफाइन की जाएगी ना, जैसा जिससे पता चले कि ऑफेंस होने के बाद हम किसी भी अपराधी को दंड तक या फिर सजा का भागी कैसे बनाएंगे, वो भी प्रक्रिया विनियमित की जाएगी। वही प्रक्रिया इस सीआरपीसी में बताई हुई है। इसलिए हम कह रहे हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक आपराधिक विधि की प्रक्रियात्मक विधि की एक शाखा है, मौलिक विधि की शाखा नहीं है। हाँ, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट या फिर कुछ ना कुछ टॉपिक या कुछ ना कुछ डेफिनेशन ऐसी है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दी गई, जो परिभाषित करती है, पर अंतिम रूप से सीआरपीसी क्या है, एक प्रक्रियात्मक विधि है जो आपके साथ या फिर आपके विरुद्ध हुए अपराध की स्थिति में प्रक्रिया को विनियमित करने के बारे में बताती है। जैसे देखो, अभी जो मैंने 2-3 शब्द लिखे, इसके बारे में अपन पूरी क्लास ऑलरेडी कर चुका है, समझ में आ गया। अब हम आ रहे हैं इसके आगे कि साहब सीआरपीसी क्या बता रहे हैं। सीआरपीसी एग्जिस्टेंस में कब आएगी, जब आईपीसी में दिए गए किसी अपराध का कमेंसमेंट आपके साथ हो गया, आपके विरुद्ध एक ऐसा अपराध हो गया जो कि आईपीसी में परिभाषित है, या फिर अदर देन आईपीसी, जैसे अदर देन आईपीसी। अब एक प्रश्न आता है बेटा, ये जो मैंने लिखा है अदर देन, इस अदर देन में THEN ठीक है या THAN? ये इंग्लिश का क्वेश्चन आता है, बताओ। इस देन का मतलब तो तब है, इसका मतलब है अदर देन, ठीक है। ये तो इंग्लिश का क्वेश्चन है। अदर देन आईपीसी में भी क्या, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट देखा हमने, जिसमें चेक को अनादृत किया गया था। किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपको दिए गए चेक में लिखी गई तारीख 3 महीने के भीतर आपने यदि चेक कोर्ट में दिन एक में जमा करा दिया और अनसफिशिएंट बैलेंस होने की वजह से चेक डिसऑनर हो गया, आपने उसको नोटिस दिया, नोटिस की तामील हो गई, सूचना दिए जाने के 15 दिन के बाद में भी वो पैसा नहीं देता तो कॉज ऑफ एक्शन, और कॉज ऑफ एक्शन अरेस्ट होने के 21 दिन के भीतर अपन कोर्ट में परिवार पेश करेंगे, 30 दिन के भीतर कोर्ट समन मिलेगी, प्रक्रिया चलेगी, सबमिट बैंक चलेगी। ये वाली बात कहाँ बता रखी है, प्रोसीजर कोड में। इसके अलावा अदर देन आईपीसी, जैसे एनडीपीएस का ले लो, एनडीपीएस नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जिसमें हम मजिस्ट्रेट को एम्पावर कर रहे हैं, चाहे पोक्सो जिसमें किसी बच्चे के विरुद्ध किए गए अपराध, और भी बहुत सारे काम। तो अपराध हुए जाने की स्थिति में जिस प्रक्रिया को अपराधी को सजा दिए जाने तक पर अपनाया जाना है, उस प्रक्रिया को सीआरपीसी में बताया गया है। तो ये हो गया अपराध आईपीसी या अदर देन आईपीसी में बताए हुए अपराध। मैं सीआरपीसी को सबसे नीचे वाले स्तर पर सबसे आसान लेवल के तरीके से बताने का आपका प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि वास्तव में सीआरपीसी क्या है। और हकीकत ये है कि सीआरपीसी से जितना आसान सब्जेक्ट आपके पूरे आरजीएस में कहीं भी नहीं है। सच्ची बता रहा हूँ, यदि तुमने इसको थोड़ा सा समझ लिया तो हुआ अपराध की डेफिनेशन कहाँ पे रखी है? अपराध की डेफिनेशन दी रखी है इंडियन पेनल कोड के सेक्शन नंबर 14। याद है आपको, हमने कभी पढ़ा था, जो कोई भी स्वेच्छापूर्वक क्या करता है, अपराध सामान्य विधि या लोकल विधि में अवैध तरीके से दी हुई प्रक्रिया से किसी को क्षति पहुंचाता है, किसी जीव जंतु को नुकसान या हानि पहुंचाता है, तो वर्षों मास तक जेल में बैठकर धाराएं गिनता है, फिर ना शपथ पर ना ही संशय पर छोड़ा जाएगा।
उसको संश्रय दिया जाता है। ऐसी कहानी अपन ने पढ़ी थी, वो सेक्शन नंबर 40 जिसमें अपराध की परिभाषा बता रखी है। और इसी तरह की परिभाषा सीआरपीसी में भी एक अपराध के बारे में बता रखी है। ऑफेंस देखो तो सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 2 निकालो, ऑफेंस को कहाँ डिफाइन किया है? 2N है। आईपीसी में सेक्शन नंबर 40 में, सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 2N में बताई गई परिभाषा के अपराध पर आधार पर हमारे विरुद्ध या किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध घटित किया। तो सबसे पहले बात तो ये याद रखिए बच्चा कि जब भी कभी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध घटित होता है तो ऐसी अपराध की स्थिति में अपराध घटित नहीं होगा समाज में। समाज में अपराध घटित नहीं होना चाहिए, है ना। तो अपराध समाज में नहीं घटित होना चाहिए, इस बात का कर्तव्य किसका है? राज्य का। ये कर्तव्य है किसका? राज्य का। और यदि कोई व्यक्ति, राज्य का मतलब हो गया स्टेट, अब देखो बच्चा याद रखना, जैसे ही मैं शब्द स्टेट की बात लिखता हूँ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 12 जो स्टेट की परिभाषा बता रहा है ना, स्टेट की परिभाषा में बहुत सारी अलग अलग विस्तृत बातें बता रखी है, पर अभी मैं स्टेट को 2 ही शब्दों में कंसाइज करना चाहता हूँ। स्टेट का मतलब केंद्र सरकार भी है और स्टेट का मतलब राज्य सरकार भी है, क्योंकि यहाँ हमारे हिंदुस्तान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विषयों पर कानून बनाने के लिए निर्धारित क्षेत्र बता रखा है कि इस क्षेत्र में केंद्र सरकार कानून बनाएगी, इस क्षेत्र में राज्य सरकार कानून बनाएगी। इसका मतलब ये है कि मान लो कि पोक्सो के संबंध में कोई अपराध होता है जो कि केंद्र सरकार की तरफ से कानून पारित किया गया है, और ऐसा कोई व्यक्ति के द्वारा अपराध 18 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे के साथ किया गया है, तो वो बच्चा कौन बन गया ऐसे अपराध की स्थिति में? और विक्टिम के सामने कौन खड़ा है? ऑफेंडर, अपराधी। इस विक्टिम की सहायता करने के लिए कौन खड़ा है साहब? केंद्र सरकार। ये क्यों? क्योंकि ये राज्य का कर्तव्य है कि समाज में अपराध नहीं। कौन से राज्य का? चाहे वो केंद्र सरकार भी हो सकती है, चाहे वो राज्य सरकार भी हो सकती है। जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी मतलब पोक्सो में तो 18 साल से छोटे उम्र के बच्चों के विरुद्ध अपराध है, तो वो बन गया विक्टिम। अपराधी ने उसके विरुद्ध अपराध किया और इस विक्टिम की सहायता देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक आदमी खड़ा है जिसको हम कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसी को हम कहते हैं सरकारी वकील। सरकारी वकील साहब। और ये सरकारी वकील साहब किसकी ओर से पैरवी कर रहे हैं? राज्य सरकार की तरफ से राज्य की तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से। और सेम इसी तरह की बात यदि मैं राज्य सरकार की बात करूं कि इंडियन पेनल कोड में दिए गए विषय पर कोई भी अपराध हो जाता है, मान लो मेरे घर पर या फिर मेरे विरुद्ध क्या हुआ है, कोई लूट हो गई है, और लूट में मैं तो कौन बन गया हूँ? पीड़ित व्यक्ति बन गया। सामने वाला आदमी कौन है? अपराधी है। और मेरी मदद करने के लिए कौन खड़ा है? पूरा सरकारी महकमा, जिसे मैं कहूंगा अभियोजन अधिकारी। ये अभियोजन अधिकारी। ये अभियोजन अधिकारी 2 तरह के हैं, जिसको हम कहते हैं APO और एक को हम कहते हैं PO, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर और प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। प्रोसिक्यूशन ऑफिसर असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन की सीनियरिटी का, वरिष्ठता का पद है। तो इस आदमी को हम कहेंगे सरकारी अभियोजन अधिकारी, गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। किसकी मदद कर रहा है? पीड़ित की मदद करके इस अपराधी को पकड़ के लेके आ गया। ये जो सरकारी अभियोजन अधिकारी है, ये सरकारी अभियोजन अधिकारी ना केवल खुद से प्लस राज्य सरकार के द्वारा स्थापित एक महकमा जिसको हम पुलिस महकमे के नाम से जानते हैं, जो गृह विभाग के तहत काम करता है, ये जो पुलिस अधिकारी है वो भी किसकी मदद कर रहे हैं? क्योंकि इस पीड़ित ने या फिर पीड़ित के परिवार ने जाकर किसको सूचित किया? पुलिस ने क्या किया? इन्वेस्टिगेशन। पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। ऋतिक सुनो बेटा, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और ये इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट किसके सामने पेश की? मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर दी। मैजिस्ट्रेट कौन है? न्यायालय। और न्यायालय, यदि मैं संविधान की बात करूं,
भारतीय संविधान ये कह रहा है कि हिंदुस्तान में शासन चलने के 3 मूलभूत पिलर होंगे, जिसको एक को तो हम कहते हैं विधान पालिका, दूसरे पिलर को हम कहते हैं कार्य पालिका और तीसरे को हम कहते हैं न्याय पालिका। इस न्याय पालिका के द्वारा हिंदुस्तान का हर आदमी न्याय भरी या फिर विश्वास भरी नजर से देखता है कि मान लो विधान पालिका मेरे साथ अन्याय करती है या कार्य पालिका के द्वारा किए गए किसी काम के साथ मेरे साथ अन्याय होता है, तो मैं न्याय पालिका के प्रति आश्वस्त हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं न्याय जरूर मिलेगा। ये वही है जो कि ना तो विधान पालिका से प्रभावित होगी ना कार्यपालिका से प्रभावित होगी, इसका स्वतंत्र विस्तार होगा कि अपने हिसाब से काम करेगी। तो इसी स्वतंत्रता को विस्तारित करते हुए ये रहा मजिस्ट्रेट साहब, जो कि इसी न्यायालय का एक पार्ट है, जो कि न्यायपालिका है। ये सरकारी अभियोजन अधिकारी और पुलिस अधिकारी ये किसके भाग है? कार्यपालिका के। एग्जीक्यूटिव बॉडी है सरकारी प्रोसिक्यूशन ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर दोनों के दोनों। इन्होंने किसके तहत बने गए नियमों का पालन करते हुए काम करते हुए ये ऐसा सबका सब काम के नियमों का अनुसरण करते हुए ये पैरवी कर रहा है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, ये नियम कौन बनाता है? सीआरपीसी आईपीसी किसने बनाई? विधान पालिका। तो विधान पालिका के द्वारा बनी गई विधि के तहत कार्य करते हुए कार्यपालिका ने या फिर कार्यपालिका के अधिकारी ने न्यायपालिका के समक्ष इस पीड़ित और अपराधी के विरुद्ध या इनके समर्थन में कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं और न्यायपालिका अपने स्वतंत्र मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हुए इस बात को निर्धारित करेगा कि पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन वास्तव में सत्य है, अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई पैरवी वास्तव में सच है, सत्य है और विश्वास किए जाने के लायक है। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों के द्वारा किए गए काम से पीड़ित के अधिकारों पर कुठाराघात पड़े और पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिले। इस बात को निश्चित किसके द्वारा किया जा रहा है? मैजिस्ट्रेट साहब के द्वारा। और मैजिस्ट्रेट साहब किसका एक भाग है? न्यायपालिका का। तो अब देखो वापस है कि ये ना वही राज्य है जिस राज्य का कर्तव्य था कि साहब अपराध नहीं होना चाहिए। आईपीसी में दिए गए किसी भी परिभाषित अपराध से किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध यदि अपराध हुआ है तो उसके पास क्या ऑप्शन है? ऐसे अपराध होने की स्थिति में सबसे पहले अपराध के स्तर को चेक किया जाएगा कि अपराध क्या है। अपराध बेसिकली 2 तरह के, या तो कॉग्निजेबल ऑफेंस या असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। और यदि आपके विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध हुआ है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? एफआईआर। या तो हम एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और या फिर हम परिवार पेश करते हैं, कंप्लेंट पेश कर सकते हैं। परिवार का मतलब होता है इस तरह सा किसी को कंप्लेंट करें, ये ना परिवार सॉरी मैंने असंज्ञेय के बारे में लिख दिया। संज्ञेय अपराध की स्थिति में हमारे पास विकल्प है, हम एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं और परिवार भी दर्ज करवा सकते हैं। यदि मैं एफआईआर दर्ज करवा रहा हूं तो पुरानी सीआरपीसी के अनुसार ये कहा जा रहा है कि भारतीय क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 154 के तहत यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध संज्ञेय अपराध कमिट किया गया है तो ऐसी स्थिति में वो पुलिस थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाएगा। और क्या करेगा पुलिस थाना? अन्वेषण करेगा। इसी अन्वेषण को इंग्लिश में कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, जिसका लक्ष्य क्या होता है? साक्ष्य को एकत्रित करना, सबूत को खोजना, साक्ष्य को एकत्रित करना, ये इन्वेस्टिगेशन का मेन मोटो है, मेन लक्ष्य। कैसी स्थिति में? संज्ञेय अपराध हुआ है जिसमें अपन ने या तो एफआईआर किया या परिवार किया। अच्छा, परिवार में क्या मैजिस्ट्रेट साहब खुद साक्ष्य को खोजेगा? नहीं, मैजिस्ट्रेट साहब खुद साक्ष्य को नहीं खोजते। मैजिस्ट्रेट साहब के पास में ऐसे संज्ञेय अपराध हुए जाने की स्थिति में 2 बातें होती है। क्या बात होती है? देखो, परिवार न्यायालय में कौन लेके जाएगा? विक्टिम, पीड़ित पक्षकार लेके जाएगा। और इसी परिवार के समर्थन में क्या पेश किया जाएगा? शपथ पत्र। या देवर ने पत्नी ने मिलकर मारपीट की, इनके पड़ोस में ये 4 आदमी और रहते हैं, इन ये 4 आदमी भी अपनी तरफ से गवाही देने के लिए तैयार हैं।
मेरी बच्ची के साथ में इतनी भयंकर मारपीटाई की कि यदि ये 4 आदमी वहां नहीं पहुंचते तो उसे जान से ही खत्म कर दिया जाता। कौन सा एग्जाम है? सेक्शन नंबर 200 के बयान हो जाएंगे। उन 200 के बयान में मजिस्ट्रेट साहब सीधा सा कह देंगे कि मैं ऐसे परिवार के आधार पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहकर प्रस्तुत किए गए तथ्यों की सत्यता को भांपकर सीधा ही एक्यूज्ड आदमी को मेरे समक्ष उपस्थित होने के आदेश देता हूँ। या तो समन भेज सकता है या क्या भेज सकता है? वारंट भेज सकता है कि जाओ उस सारे के सारे परिवार वालों को मेरे सामने आकर उपस्थित करो। तो इसका मतलब ये है बेटा कि जब परिवार पेश किया जा रहा है विक्टिम के द्वारा किसी भी मैजिस्ट्रेट को, तो परिवार पेश किए जाने पर जरूरी नहीं है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट साहब इन्वेस्टिगेशन करवाए। वो सीधा साक्ष्यों की परीक्षा लेकर क्या इशू कर सकता है? या तो समन और या फिर जब पेश अच्छा जब अभी अपन संज्ञेय अपराध के बारे में पढ़ रहे हैं तो अभी अपन कहेंगे साहब परिवार जब भी पेश किया जाएगा संज्ञेय मामले में और मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि नहीं इसके पास में पर्याप्त विकल्प नहीं है और पर्याप्त बात समझ गया, मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि साहब परिवार पर वास्तव में संज्ञान लिए जाने के लायक बात नहीं है, तो ऐसे परिवार पर इन्वेस्टिगेशन किए जाने के आदेश दे सकता है मैजिस्ट्रेट। यदि संज्ञेय अपराध है तो सेक्शन नंबर 156 में, और यदि परिवार असंज्ञेय अपराध के बारे में 155 तो 155। अब मुझे ये बताओ 155(2) में क्या लिखा हुआ है और 156(3) में क्या लिखा हुआ है? क्या 155(2) में तो असंज्ञेय अपराध के बारे में क्या लिखा हुआ क्या है? जब परिवार पे ज्ञात होता है कि असंज्ञेय अपराध है जांच के बाद, ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर को अगर संज्ञेय अपराध है तो रिपोर्ट लिखने के लिए बोलेगा और आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलेगा। पर ये तो असंज्ञेय अपराध तो पहले से ही पता चलता है ना, तभी तो 156 मतलब अगर संज्ञेय है तो हाँ, पर मैं कह रहा हूँ यदि असंज्ञेय मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो 155(2) में क्या लिखा हुआ है? कार्यवाही का आदेश देगा। लिखा हुआ है कि कोई भी पुलिस अधिकारी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट की जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा तब तक मजिस्ट्रेट नहीं दे रहा है। तो मजिस्ट्रेट आदेश दे रहा है कौन सरकार में? कौन से सेक्शन में? और 156(3) में कौन सा आदेश दिया है? संज्ञेय अपराध। अब देखो एक कार्यवाही तो यहाँ से हो गई थी सीधी, जो कि कहाँ चल चुकी है? सेक्शन नंबर 203 से लेकर 210 में आ गई है। सेक्शन नंबर 190 में संज्ञान लिए जाने के बाद अच्छा मैजिस्ट्रेट साहब के सामने ये जो परिवार पेश किया गया है, ये परिवार पेश करके इस तरह की कार्रवाई करने की शक्ति कहाँ दी गई है? सेक्शन नंबर 190 जिसमें संज्ञान लेता है। और पुलिस अधिकारी भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन करके चाहे एफआईआर की हो, चाहे 156(3) की हो, चाहे 155(2) की हो, क्या पेश कर रहा है? और इसी पुलिस रिपोर्ट का हवाला कौन से सेक्शन में दे रखा है? इसी पुलिस रिपोर्ट का हवाला कौन से सेक्शन में दे रखा है? पुलिस रिपोर्ट कौन से सेक्शन में दे रखा है? 173(2) और ऐसे 173(2) में करने के बाद अब मैजिस्ट्रेट साहब के पास में ये कहानी, तो इसका मतलब ये है कि एक बार की कार्रवाई सेक्शन नंबर 154 से लेकर 176 तक की मतलब चैप्टर नंबर 12 की हो चुकी है। फिर चैप्टर नंबर 12 से आगे कहाँ गई कहानी? 177 से लेकर 199 तक तो है जुरिसडिक्शन के बारे में, वो है चैप्टर नंबर 13 का। फिर बाद में कॉग्निजेंस के बारे में सेक्शन नंबर 190 से लेकर सेक्शन नंबर 199 तक 14। फिर बाद में आ गया सेक्शन नंबर चैप्टर नंबर 15 चैप्टर नंबर 15 पर आ गया और ये चैप्टर नंबर 16। और यहाँ पर क्या है? ये तो था चैप्टर नंबर 13 नहीं 14 सॉरी हाँ चैप्टर नंबर 12 13 14 से करके यदि वो संज्ञान ले लेता है तो सीधे ही कार्यवाही चैप्टर नंबर 16 पर चली जाती है। तो एक तो रास्ता हो गया चैप्टर नंबर 12 से 15 15 से 16 और एक रास्ता हुआ चैप्टर नंबर 14 से लेकर 16। तो दोनों स्थिति में क्या क्या समझे कि एक तो पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट पेश करता है और एक परिवार जो कि हमने मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया है वो सीधे संज्ञान ले सकता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसका फोटो ले रहा था क्या? कौन से शेड्यूल में या फिर कौन से विषय का सब्जेक्ट है?
शेड्यूल नंबर 7 में 3 सब्जेक्ट की लिस्ट है। लिस्ट तो ये है Concurrent list। कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। और कंकरेंट लिस्ट किसे कहते हैं? किसको? नहीं महेश, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब हुआ राज्य, ऐसी लिस्ट स्टेट और जिसमें सेंट्रल दिए गए विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। ठीक है, अब आ गया क्या कहता है साहब? सेक्शन नंबर 1 हमारा हो गया था। सेक्शन नंबर 1 के बाद में सेक्शन नंबर 2 कितनी परिभाषा है बता सेक्शन नंबर 2 में? 26 27 और इसको याद करने का हमने फॉर्मूला देखा था। क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला है सर B1C3 A B C D E F G H I J K L M N इस तरह से करके Y तक है। अच्छा फॉर्मूला क्या था दीपक? B1C3 B1C3 M M I3 नहीं B1C3 के बाद में M M H1 H1 I3 अच्छा M नहीं H JLM J L L M N2 O2 N2 O2 O2 P6 P6 H2 SS SS VW2 VW2 W2 W2 ये क्या लिखा है? ये तो बस कोई रटी रटाई सी बात है, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। जैसे कि 2A B C D F G ऐसा करके B1 का मतलब है कि B से शुरू होने वाला केवल एक ही एलिमेंट है जिसको हमने कहा था वेरिएबल ऑफेंस। VAIL ABL वेरिएबल ऑफेंस जमानती अपराध। लैंग्वेज देखिए क्या है कि जमानती अपराध कौन से है? प्रथम सूची में जिसको प्रथम अनुसूची में जमानती बताया। दीपक सीआरपीसी में टोटल अनुसूचियां कितनी है? 2 और 2 अनुसूचियों में से प्रथम अनुसूची में कितने पार्ट दे रखे हैं? जीतू, दो पार्ट दो प्रथम पार्ट दे अनुसूची रखे हैं, के उसके 2 6 पार्ट पार्ट है। उस 2 पार्ट में से 6 पार्ट किसके हैं? फर्स्ट वाले पार्ट फर्स्ट वाले पार्ट के एक 6 टेबल दे रखी है जिसमें 6 कॉलम है। उस 6 कॉलम में कौन से नंबर वाले कॉलम में जमानती अपराध के बारे में होना बताया है दीपक? जीतू तीसरे निकालो। 5 में और छठे में क्या बताया? कौन सा न्यायालय विचारण करेगा? तो छठे में कौन से न्यायालय के द्वारा विचारण, 5वें में जमानती है, छठे में नहीं चौथे में कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, तीसरे में सजा है सजा। ठीक है, तो फर्स्ट में आ गया वेलेबल ऑफेंस। रटा रटाया क्वेश्चन है बेटा, कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। वेलेबल अपराध कौन सा? फर्स्ट सेट सेकंड शेड्यूल में, फर्स्ट सेट प्रथम अनुसूची सेकंड शेड्यूल में क्या बताया दीपक? फॉर्म्स है सर कितने? 56 56 से बढ़ के अब कितने हो गए? 58 ठीक। बी, इस बी को शुरू करो। इस बी में C3 है ना, तो C1 ये C2 और ये C3। मेरे को पता है कि 2D में तो है कंप्लेंट, C3 का मतलब ये कंप्लेंट। बी में चार्ज CHARG और इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस है या कॉग्निजेंस है? कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? चार्ज किसे कहते हैं? इसका हिंदी का मतलब तो है आरोप। इस आरोप के बारे में बातें बता कहाँ रखी है? सेक्शन नंबर 211 से सेक्शन नंबर 223 नहीं सेक्शन नंबर 211 से 224 वेरी गुड। 2 चार्ज का मतलब अपराध नहीं होता, चार्ज का मतलब होता है आरोप। अपराध का आरोप। आरोप की डेफिनेशन क्या है अभी? एक से अधिक देखो ऐसे मानो, जब क्लास में एक से ज्यादा बच्चे हो तो प्रत्येक बच्चा एक बच्चा है। जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो तो प्रत्येक शीर्ष एक आरोप। इसका मतलब क्या है? एक से ज्यादा क्राइम तो देखो आरोप का मतलब समझे पहले अपन एक बार कि आरोप क्या है वास्तव में? आरोप किसी व्यक्ति के द्वारा ये अपराध की उसको सूचना अपराध की
न्यायालय के द्वारा उनको ठोकर लपड़े ठोके दी गई सूचना। यदि मैं इसको न्यू डेफिनेशन करूं तो क्या है, मैजिस्ट्रेट साहब के द्वारा या फिर न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध की सूचना के साथ आपके द्वारा ऐसा ऐसा अपराध किया गया है, ध्यान रखना ये क्या है, आरोप है, इल्जाम। अब न्यायालय क्या कहता है इस आरोप लगाने के बाद में कि आप ऐसा आरोप को स्वीकार करते हो या अस्वीकार करके तो फिर क्या होगा, विचारण होगा। या तो स्वीकार कर ले, न्यायालय इमीडिएट आपसे क्या करते उसको कन्विक्ट कर दे, चाहे उसे प्रोबेशन में छोड़ना है तो प्रोबेशन में छोड़ेगी कह रहे। और न्यायालय को आदमी कहता है कि साहब नहीं मैंने अपराध नहीं किया। अब आपने अपराध नहीं किया तो फिर इस बात को तय करो कि आपके द्वारा वास्तव में अपराध नहीं हुआ है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं विचारण। और विचारण की भी दो प्रक्रिया में ध्यान रखना, हिंदुस्तान में विचारण को किए जाने की प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति की दोष सिद्धता को प्रूफ करने का भार किसके ऊपर रहता है, अभियोजन उस पर नहीं, प्रोसिक्यूशन को ही प्रूव करना पड़ेगा। मतलब मैंने क्या कहा था, एक तो है अपराधी और अपराधी के सामने कौन खड़ा है, विक्टिम। इसने विक्टिम के विरुद्ध ही तो अपराध किया है और इस विक्टिम की तरफ से अपनी तरफ से पेरेंट कौन कर रहा है, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। तो जब विचारण न्यायालय के द्वारा किया जाता है तो न्यायालय के सामने दो आदमी हैं, एक तो ऑफेंडर और एक है विक्टिम। तो न्यायालय इस विक्टिम के समर्थन में खड़ा हुआ ये प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स है, इसको कहता है कि जब तक आप इस अपराधी के विरुद्ध किसी भी बात को संदेह के विरुद्ध साबित नहीं कर दोगे तब तक हम इस ऑफेंडर के बारे में क्या प्रिजम्पशन करेंगे, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, निर्दोषिता की उपधारणा। ऐसी बात है हिंदुस्तान के न्यायालय। तो कोर्ट ये बात मानकर चलता है कि जिस व्यक्ति को पुलिस अपराधी के द्वारा उठा के लाया गया है, पकड़ के लाया गया है, गिरफ्तार करके लाया गया है, वो आदमी क्या है, एकदम इनोसेंट। यदि और जब तक कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये बात प्रूफ नहीं कर देता प्रोसिक्यूशन कि उसने ये अपराध किया है। जबकि अमेरिका में क्या प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी की जाती है ऑफेंडर के फेवर में। न्यायालय ये कहता है कि आप ही वो व्यक्ति हो जिसने अपराध किया है। अब आप इस बात को ना साबित कर दो कि आपने अपराध नहीं किया। समझ रहे हो? तो हमारे यहाँ पर ये जो आरोप की बात है, आरोप से विचारण की शुरुआत होते हैं, कहा जाता है ट्रायल शुरू हो गया, कब कहे जाएंगे, आरोप की विरचना होने के बाद। अच्छा, आरोप के बारे में बता रहे हैं अपन कि एक ऐसी सूचना है जो किसी व्यक्ति के बारे में न्यायालय के द्वारा बताई जाती है कि आपके द्वारा ऐसा अपराध किया गया है। आरोप दो तरह के होते हैं, बेसिकली दो तरह के। मतलब ये जो बात कहेगा ना तो उसमें न्यायालय क्या कहेगा कि साहब मैं मैजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग पालिका ये फलाना जी का आप श्री मनोज कुमार पुत्र श्री ये तो ये आरोप लगाता हूँ कि आपने एक बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और बंद पड़े ताला तोड़कर घर में प्रवेश करके अंदर से पड़े कीमती खजाने को चुराया। तो कितने ऑफेंस हो गए, बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर क्रिमिनल मिसचीफ, तोड़कर उसमें इलीगल रूप से घुसना क्रिमिनल ट्रेसपास और कीमती सामान को चुरा कर ले जाकर मार्केट में बेच देना। तो तीन अलग अलग तरह के ऑफेंस हो गए। तो जब किसी न्यायालय के द्वारा किसी आदमी पर तीन अलग अलग आरोपों को एक साथ विचारित किया जाता है या सूचना दी जा रही तो हम उसको कह रहे हैं मल्टी हेडेड चार्जेस। एक ऐसा चार्ज जिसमें एक या नहीं, दो या दो से ज्यादा हेड्स हैं, शीर्ष हैं। और या फिर मैं कह रहा हूं कि आपने किसी आदमी का मर्डर किया, ठीक है, आपने इंटेंशनली सेक्शन नंबर 299 या सेक्शन नंबर 300 के दिए गए कंटेंट को प्रूव करते हुए आपने इस बात का साक्ष्यपूर्ण विश्वास रखते हुए कि आपके द्वारा धारित किए गए हथियार के द्वारा चोट कारित कर दिए जाने पर यकीनन सामने वाले आदमी की मृत्यु हो ही जाएगी, इसी तरह का इंटेंशन रखते हुए आपने सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित की। अतः मैं आपको इस पर यह आरोप लगाता हूं कि आपके द्वारा किया गया कृत्य आईपीसी की धारा आईपीसी की धारा 302 में दिए गए अपराध की परिभाषा के तहत आता है। क्या आप अपराध को स्वीकार करते हो? तो कहेगा नहीं सर मैंने स्वीकार नहीं। तो विचारण चाहेगा। तो विचारण चाहने का मतलब क्या हो गया, आरोप की विरचना, द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस इज द इनिशियल स्टेज टू द ट्रायल ऑफ दैट एक्यूज्ड पर्सन। तो कहे विचारण की शुरुआत कहां से हो रही है, आरोप की विरचना से, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस से। और कोई भी मैजिस्ट्रेट इस आरोप तक कहां से पहुंचा, मैजिस्ट्रेट को बैठे बैठे कोई सपना तो आया नहीं
मैजिस्ट्रेट ने क्या किया होगा तब उसने ऐसी बात कही है कि वास्तव में इस आदमी ने आरोप किया है, या फिर मैजिस्ट्रेट के सामने कोई ना कोई कागज आया होगा। तो उस कागज का क्या नाम था? या तो थी वो पुलिस रिपोर्ट, जिस पुलिस रिपोर्ट में पुलिस अधिकारी ने कहा है चालान लगा के कि सर यही वो आदमी है जिसके विरुद्ध हमने इन्वेस्टिगेशन किया है। अच्छा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन का लक्ष्य क्या है? साक्ष्यों को एकत्रित करना। यदि मैजिस्ट्रेट के पास में या पुलिस अधिकारी के पास किसी बात का साक्ष्य नहीं मिलता, तो साक्ष्य नहीं मिलने के बावजूद भी क्या कोई मैजिस्ट्रेट साहब किसी आदमी को दोष सिद्ध कर सकता है? तो क्या लिखेगा? मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। साक्ष्य नहीं मिला तो नहीं कर सकता, लिखेगा कि ऐसे अपराध की स्थिति में साक्ष्य नहीं मिले जाने के दौरान ये साबित नहीं हो पाया कि आदमी का द्वारा अपराध किया गया, अतः इसे दोष मुक्त किया गया। जब तक कि साक्ष्य नहीं मिलेंगे, तो बात ये चल रही है कि आरोप की विरचना किए जाने में किस किस बात को डिटर्मिनेशन किया है मैजिस्ट्रेट साहब ने? या तो पुलिस रिपोर्ट को जो कि इन्वेस्टिगेशन करके आई है, और या फिर पुलिस रिपोर्ट में एफआईआर और चालान दोनों से एफआईआर और पीआर में क्या रिपोर्ट है? फर्स्ट रिपोर्ट है वो तो। देखो पुलिस फाइनल रिपोर्ट, वो एफआईआर की बात कर रहा हूँ। हाँ, पुलिस रिपोर्ट जब अपराध इन्वेस्टिगेशन कर देना तो पुलिस अधिकारी के द्वारा। पुलिस अधिकारी के को मैंने सूचना दी कि साहब ऋतिक ने अपराध किया। अब पुलिस ने एविडेंस पेश कर लिया, आपके कागज मोबाइल वगैरह सब देख लिए, और अंत में उसको लगा कि ऋतिक ने अपराध किया, तो पुलिस अधिकारी कोर्ट में जो कागज पेश कर रहा है उसी को हम कहते हैं चालान करना, और अंत में लगा कि नहीं यार ऋतिक ने ऐसा काम नहीं किया, तो पुलिस रिपोर्ट ही पेश कर रहे हैं, पर हम उस पुलिस रिपोर्ट को क्या कर रहे हैं? जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध दी गई सूचना में अपराध साबित नहीं हो पा रहा, तो ऐसी स्थिति में हम पुलिस रिपोर्ट को क्या करें? फाइनल रिपोर्ट। और जब एफआईआर पे भी तो सर ना मजिस्ट्रेट कनेक्शन दे। हाँ, ले सकते हैं, वो तो अपने पहले ही बात होती थी। तो आरोप को क्या हमें डिफाइन कर पाए? किसे कह रहे हैं आरोप? एक से, जब आरोप में एक से अधिक शीट्स हो तो प्रत्येक शीट्स एक है, और आरोप किया जाने से कहाँ की शुरुआत होगी? विचारण की, ट्रायल की, और ट्रायल की समाप्ति किस स्थिति पर आकर होती है? दोष मुक्ति पर। अच्छा, कोई आदमी दोष मुक्त होना ज्यादा ठीक समझेगा या डिस्चार्ज हो जाना ज्यादा ठीक समझेगा? देखो, डिस्चार्ज होने को कह रहे हैं उन्मोचन, नाम से पता चल रहे हैं कि मैजिस्ट्रेट के द्वारा आरोप की विरचना किए जाने से पहले ही किसी आदमी को छोड़ दिया जाता है, तो उसे क्या जाता है? उसको क्या कर दिया हमने? नाम से पता चल रहा है। दूसरा, आरोप की विरचना किए जाने के बाद हमको लग रहा है कि साहब आदमी ने कोई अपराध नहीं किया, तो हम क्या करेंगे? उसे दोष मुक्त। तो अब सवाल ये है कि जब आप कह रहे हो कि विचारण में दोष स्थित या दोष मुक्त हो रहा है, तो जीतू, कोई आदमी का दोष मुक्त हो जाना ज्यादा समुचित है या किसी आदमी का डिस्चार्ज होना ज्यादा ठीक है? दोष मुक्त होना चाहिए। दोष मुक्त होना किस आधार पर दोष मुक्त होना ज्यादा ठीक है? सर दोष मुक्त में तो सर फिर उस पर वापस उसी केस पर विचारण नहीं होगा। कौन सा सेक्शन बता रहे हैं? 300। देखो, सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 300 हमें ये कह रहा है, वही बात जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 20 के सब आर्टिकल नंबर 2 1, 2 और 3 में से इस दूसरे में लिखा हुआ है कि किसी भी आदमी को किसी भी अपराध में वापस से, जब तक कि ऐसी दोष मुक्ति अस्तित्व में है, वापस से विचारण नहीं किया जाए। जबकि डिस्चार्ज किए जाने पर पुनर्विचार वापस मिला सकते हैं। भाई देखो, आरोप की विरचना नहीं हुई, कोई आदमी डिस्चार्ज हो उसकी तुलना में विचारण करके दोष मुक्त हो जाएगा, तो क्या सुकून से तो बैठेगा? सर वो दोष मुक्ति और दोष सिद्धि का वो मतलब स्थिति मतलब अभी तक बनी हुई है, वो क्या मतलब? भाई मान लो दोष मुक्त तो कर दिया नीचे वाली कोर्ट ने, और ऊपर वाली कोर्ट में ऐसी दोष मुक्ति को जाके खारिज करवा दिया, एक्सिस्टेंस खत्म हो गया उसका। आगे चल रहे वापस से, आरोप की विरचना हो गया, दोष सिद्धि, दोष मुक्ति हो गया। अभी जस्ट एक बात और याद आई थी मुझे, ठीक है, आरोप खत्म हो चुका है, समझ गए? अब आगे किसको कहते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस, बिना वारंट के। ऑफेंस की हमने बात की, ऑफेंस कितने तरह के? दो और मामले कितने तरह के? 2 कौन से? जमानत ये होता अपराध है, आपराधिक मामले एफआईआर में संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। संबंध मामले और वारंट। अब मुझे सवाल का जवाब दो कि संबंध मामले किसे कहते हैं और वारंट मामले किसे कहते हैं? संबंध मामले में जैसे कोर्ट में बुलाते हैं उनको कि भाई आप आओ, वारंट में सीधा पकड़ के लेके आओ इसको। वारंट मामले सर आजीवन मृत्यु या आजीवन काल कारावास और 2 साल की सजा के जो है वो वारंट मामले, और इनसे जो कम है वो संबंध मामले। इसका मतलब ये हो गया कि
जिन मामलों में समन ट्रायल चलती है वो समन मामले हैं, और जिन मामलों में वो साबित हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि समन मामले और वारंट मामले हमें डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी, जिससे कि हम ट्रायल ले सके। समन मैटर है तो समन मामले समन विचारण चलेगा और वारंट। चलो ठीक है, आरोप हो गया। कॉग्निटिबल ऑफेंस की स्थिति में हमने क्या कहा, अपराध जब हो रहा है तो हम दो तरह की बातें देखेंगे, ऑफेंस आइदर कॉग्निटिबल और नॉन कॉग्निटिबल। नॉन कॉग्निटिबल ऑफेंस होने की स्थिति में पुलिस ऑफिसर इज एम्पावर्ड टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट। और नॉन कॉग्निटिबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट के मैजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार पुलिस अधिकारी नहीं कर सकता, उसको हम कहेंगे असंज्ञेय अपराध। क्लियर है, कॉग्निटिबल ऑफेंस। और फिर तीसरी बात आ गई कंप्लेंट। यदि मैं एक सेकंड में आपको पूछ लूं कि परिवाद किसे कहते हैं ऋतिक, तो परिवाद की परिभाषा क्या बताओगे? कंप्लेंट को कहते हैं। परिवाद आ गया, आपने बता दिया, उसकी बड़ी अच्छी इंग्लिश बता दी, ठीक है। अब मुझे परिवाद को परिभाषित करके बताओ। परिवाद जिसमें एफआईआर दर्ज नहीं कराएंगे वो परिवाद केस करेगा। जी तो परिवाद मजिस्ट्रेट के सामने घटित किसी व्यक्ति के साथ घटित हुए अपराध के बारे में जानकारी देना। किसी अपराध के बारे में, ठीक है। मौखिक या सिविल, जिससे व्यक्ति क्या चाहता है, पाना चाहता है कि न्यायालय कोई ना कोई न्याय के कार्रवाई इनिशिएट करे। कौन से अपराध के बारे में? किसी भी अपराध के बारे में। ओरल या रिटर्न? ओरल या रिटर्न कुछ हो सकती है, दोनों हो सकती है। नहीं, कंप्लेंट ओरल और रिटर्न दोनों हो सकती है। परिवाद मामला सब सिविल मामला होता है ना। दोनों सिविल तो बेटा पढ़ ही नहीं रहा, क्रिमिनल ही पढ़ रहे। परिवाद का मतलब है एफआईआर का मतलब नहीं, संज्ञेय अपराध का मतलब है हमें थाने में जाना है, एफआईआर दर्ज करानी। परिवाद का मतलब है हमें मैजिस्ट्रेट साहब के पास में जाना है और मैजिस्ट्रेट को बात करने की सारी इस तरह का ऑफेंस हमारे साथ हुआ है। और ऐसी स्थिति में हम कब जाते हैं कि जब हम एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गए और पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने के लिए मना कर देता है, तब फिर हमारे पास एक तो ऑप्शन क्या होता है, एसपी के पास लेटर भेजेंगे। दूसरा क्या होता है, नॉन कॉग्निटिबल ऑफेंस। कॉग्निटिबल ऑफेंस में परिवार को पेश कर ही सकते हैं और मैजिस्ट्रेट साहब को क्या कहेंगे, हम पुलिस अधिकारी ने कंप्लेंट नहीं एफआईआर दर्ज करने का मना कर दिया, तो फिर मैजिस्ट्रेट साहब उसको रिपोर्ट में लेके पुलिस अधिकारी को 156(3) का आदेश देता है कि एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन। समझ गए? तो परिवाद किसे कहते हैं? मैजिस्ट्रेट के समक्ष मौखिक या लिखित रूप से प्रस्तुत किए गए तथ्य जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा न्यायालय से कोई कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। ठीक है, क्या कोई पुलिस अधिकारी भी कोई परिवाद पेश कर सकते हैं? तो क्या कहेंगे हम, यदि एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद, जो कि संज्ञेय अपराध हो गए, पुलिस अधिकारी की इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि संज्ञेय असंज्ञेय अपराध घटित हुआ है, तो ऐसी पुलिस अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत की गई पुलिस रिपोर्ट परिवाद और पुलिस अधिकारी क्लियर है। डेफिनेशन समझ जाओगे यहाँ तक आगे। अब आगे एच हाई कोर्ट डिफाइन हुआ है। हाई कोर्ट कर लोगे हाई कोर्ट। एक रटा रटा क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी इसमें नहीं, वो सिविल कोर्ट में। इसके बाद आ जाओ आई, एच हो गया आई, इंक्वायरी इंडिया और फिर इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी इंडिया पहले इंडिया है, हाँ फिर इन्वेस्टिगेशन। इंडिया पहले इंडिया है, फिर इंक्वायरी और फिर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब देखो इंडिया क्या है भाई? इंडिया कंट्री संविधान में कहे कि भारत राज्य का समूह। राज्य का समूह। इंडिया मतलब भारत ये लिखा हुआ है, ये वही है। कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है? 393। 393। इंडिया मतलब भारत, ये मतलब जहाँ पर इसका विस्तार होगा उसके बारे में इंडिया कौन सा है। अच्छा, इंक्वायरी को कैसे परिभाषित करोगे? जहाँ ये संहिता संहिता नहीं, जो विचारण नहीं है वो विचारण से भिन्न। देखो कल अपन ने कल मतलब पिछली क्लास में कि 3 तरह की कार्यवाही देखते हैं अपन। एक तो देखते हैं अन्वेषण, जांच तो इंक्वायरी है ना, एक देखते हैं जांच और एक देखते हैं विचारण। कंप्लीट रूप से न्यायालय की प्रक्रिया, इन्वेस्टिगेशन पुलिस और जांच, मजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेट से भिन्न पुलिस अधिकारी, पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को ऑथराइज किया गया है क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी
कर लोगे। साफ दिख रखा है जांच में कि विचारण से भिन्न एक ऐसी प्रक्रिया है जो न्यायालय या न्यायालय के द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा तथ्य की सत्यता को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जांच विचारण, तो विचारण क्या है? जिसको परिभाषित नहीं किया गया। आरोप की विरचना किए जाने से लेकर किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध और दोष मुक्त किए जाने तक की प्रक्रिया विचारण कहलाती है। ये भी लिख सकते हैं ना डेफिनेशन। यही लिखना पड़ेगा यदि मांगे तो मांगेगा तो इन्वेस्टिगेशन डेफिनेशन इन्वेस्टिगेशन to collect some evidence by police officers। जांच और विचारण से भिन्न ऐसी So, मन से बोले सही? साक्ष्य एकत्रित करने केवल इतना सा लिख दो, साक्ष्य को एकत्रित किए जाने के लिए पुलिस अधिकारी के द्वारा की गई कार्य इन्वेस्टिगेशन। आगे एक्शन तक So, मन से बने तो मुझे नहीं पता था ये होगी। अच्छा क्या शाबाश, अब आपका दिमाग खुलने लगा है। ये का मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है साहब? शपथ पे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस या नाम से याद रख लेना। साक्ष्यों के नहीं, शपथ पर साक्ष्य दिए जाने के लिए। एल का मतलब हो गया लोकल जुरिडिक्शन। अब देखो बेटा याद रखना, ये लोकल जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है? स्थानीय अधिकारी। इस लोकल जुरिडिक्शन का मतलब ये होता है, Local area का। देखो हमारे घर में छुट्टी हुई है पाली और मैं कंप्लेंट पेश किए जाने के लिए गया भागा भागा अजमेर और बोला सर मेरा घर जो कहाँ स्थित है पाली। मेरी क्या पेश करो, नहीं मेरी क्या दर्ज करो, कंप्लेंट। या तो कंप्लेंट दर्ज करो या फिर एफआईआर दर्ज करो अजमेर के थाने में। मजिस्ट्रेट साहब क्या कहेंगे? यहाँ लोकल जुरिडिक्शन आपका वो है जहां जिस न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई अपराध घटित हुआ है। यही तो कहेगा। और यदि ये डिफाइन नहीं किया गया होता तो पाली में हुए अपराध को तो मैं कलकत्ता में दर्ज कराता, ऑफेंडर वहां रहता तो फिर पूरा एक गाबड़ गेड़ खिचड़ा बन जाता, इसलिए इसको डिफाइन किए जाने की जरूरत पड़ी। तो लोकल जुरिडिक्शन का मतलब समझोगे। इस लोकल जुरिडिक्शन को डिफाइन किया है सेक्शन नंबर, देखो अभी अपन ने बात की थी 177। देखो 154 से लेकर 176 तक है चैप्टर नंबर 12 जो कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करने की पावर की शक्तियां बताता है। और ये एकमात्र चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट और इतना अच्छा सेक्शन है कि यदि इस एक चैप्टर को कर लो तो 30 to 40% सीआरपीसी आपकी कंप्लीट है। इस एक चैप्टर को कर लो तो। इसके अलावा चैप्टर नंबर 13 जो कहता है जुरिडिक्शन 177। 176 के बाद में जस्ट 170 हाँ, चैप्टर ये आगे क्या बताता है? जुरिडिक्शन हो गया, जुरिडिक्शन लोकल जुरिडिक्शन के में क्या आ जाएगा साहब? मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन नई वाले में तो नहीं है पर सेक्शन नंबर 8 में एमएम नहीं बैठेगा सर कोई भी। क्या कहना बेटा? अब एमएम नहीं बैठेगा कोई भी। हाँ तो उसको भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना देंगे। 10 लाख से ज्यादा का लफड़े हटा दिया। अब सवाल क्या आ रहा है कि साहब 10 लाख से ज्यादा का तो कर दिया, अब आप सवाल समय के साथ में पॉपुलेशन तो धीरे धीरे बढ़ेगी, वो तो 20 लाख भी हो जाएगी, तो फिर 20 लाख में फिर कैसे करोगे? तो फिर उसी मेट्रोपॉलिटन एरिया को क्या हम फिर बाद में उसके भी टुकड़े करेंगे क्या? हाँ फिर उसको क्या और हायर मेट्रोपॉलिटन एरिया करोगे? चलो वो कंसेप्ट ही खत्म करते हैं। हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1, जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2, जेएम 3, जेएम 4 बिठा देंगे, पर ऐसा अलग से पहले वो 3 लाख का पाली में बाकी को जो भी रहना पड़ता था, ऐसा सिस्टम था। 2 लाख का था। ये वो बात कर रहे हैं पेक्यूलियर जुरिडिक्शन, हम बात कर रहे हैं लोकल जुरिडिक्शन की, नहीं मेट्रोपॉलिटन एरिया की। घटा रटा सवाल कि साहब महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट अपॉइंट करने के लिए कौन से एरिया में जनसंख्या कितने से ज्यादा हो जाएगी? 10 लाख। जिस किसी भी एरिया में 10 लाख से ज्यादा की जनसंख्या हो जाएगी वहां पर हम क्या बना देंगे? जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं करके मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बना देंगे, महानगर मजिस्ट्रेट बना देंगे। और जहां कहीं भी मान लो 16 लाख की आबादी हो गई तो क्या मैं इसको 8-8 लाख के 2 पे बांट दूं? उससे कोई कम नहीं कर सकते। उससे कम नहीं कर सकते। हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया। एस नोटिफिकेशन हो नॉन नॉन नोटिफिकेशन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और नोटिफिकेशन। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जनक किसे कहते हैं? असंज्ञेय अपराध। इसमें विरोध अन्यथा पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। नहीं नहीं कर कर सकती। जिसे पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकते। जनक कौन बेटा? गिरफ्तारी की याद आ रही?
अच्छा, इफ्तारी किसे कहते हैं? शाम का time। अभी शाम को जब रोजा खोलने के बाद में जो प्रथम पानी की बूंद और जो फल फ्रूट इसका जाएगा, मतलब अभी भूखे हैं अभी। नहीं हमने कोर्ट का विजिबल ऑफेंस हो गया। नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा था Offense। टू एंड में किसकी परिभाषा है बेटू? ऑफेंस कर लोगे, बिल्कुल। कोई खास बात नहीं। एम एन और एक एन में और क्या है? नहीं ओ में, नहीं ओ में तो दो है ना, ऑफिसर ऑफिसर इंचार्ज। ऑफिसर इंचार्ज ओआईसी कौन होता है? पीठासीन पीठासीन अधिकारी। अधिकारी। किसी भी पुलिस थाने का पीठासीन अधिकारी सब इंस्पेक्टर की रैंक के नीचे का आदमी नहीं होगा। आगे आगे पी के 6 बातें हैं। तो पीठासीन अधिकारी का मतलब क्या होता है? बेटा पीठासीन अधिकारी का मतलब ये है कि अभी यहाँ पर एक आदमी वो है जिसके नियंत्रण में ये पूरी क्लास है, वो कौन है? आप। एक अच्छा ऐसा नहीं है कि आप भी हो सकते हैं। यदि मैं आपको यहाँ का मॉनिटर अपॉइंट कर दूं, मैं बाहर चला जाऊँ, तो पीठासीन अधिकारी का मतलब कौन है? जिसके नियंत्रण में वो ऑफिसर भी पूरा है, वो उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। चलो, तो अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का डिवाइस देखा होगा जब इसके चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जिस अधिकारी के द्वारा ऐसे इलेक्ट्रोल जो नहीं वो थे इलेक्शन के जो वोट जो कि मेयर को चुनाव करने के लिए दिए थे, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा उनके नोटों को, उनके वोटों को क्या किया जा रहा है? कैंसिल किया। कैंसिल किया जाए। वो कौन है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। और वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मतलब क्या है? जब किसी कार्य को करने के लिए अंतिम विनिश्चय जिस आदमी का होता है वो आदमी उस मामले में प्रिजाइड। P6 से हो गया। P6 से 6 बातें हैं साहब। प्लेस प्लीडर PLAC प्लेस PLEAD प्लीडर, पुलिस पुलिस रिपोर्ट पुलिस स्टेशन, पुलिस रिपोर्ट पहले अच्छा पुलिस रिपोर्ट, पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशन, प्रिस्क्राइब या प्रिस्क्राइब और प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। ये 6 बातें हैं। एक चीज चल जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पुलिस रिपोर्ट सेक्शन नंबर 173 और 173 के 2 में पुलिस रिपोर्ट पेश किए जाने के लिए क्या वो समय सीमा बाउंड कर रखी है क्या? वैसे की बात करें तो सेक्शन नंबर 167 में ऐसा जरूर बताया है कि साहब उसको इतने समय में पेश करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं लिखा है। याद रखना क्या लिखा हुआ है कि यदि पुलिस अधिकारी इतने समय में पेश नहीं करता है, 10 साल से ज्यादा तक के अपराध में, 10 साल से कम तक के अपराध में इतने समय में पेश नहीं करता है, तो जो अपराधी अभी डिफॉल्ट बोल किस पर है? कस्टडी में है, तो वो कौन से बेल का अधिकारी बन जाएगा? डिफॉल्ट। पर वहां पर ये नहीं लिखा हुआ है कि पुलिस अधिकारी को 90 दिन और 60 दिन के अंदर पेश करना पड़ेगा, और ना यहाँ लिखा हुआ है। पर एक बात जरूर लिखी है 173 के 2 में कि यदि कोई एफआईआर किसी महिला के संबंध में है तो ऐसी एफआईआर दर्ज हुए जाने के कितने समय के अंदर अंदर पुलिस रिपोर्ट पेश करेगा? 3 माह, 2 माह। देखो एक बार, ये एक अच्छा क्वेश्चन है पुलिस रिपोर्ट के संबंध में। हाँ, पुलिस रिपोर्ट किसे कहते हैं बेटा? 2 माह। फाइनल रिपोर्ट जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके जो रिपोर्ट बनाते हैं उसको पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। और फाइनल रिपोर्ट किसे कहते हैं? सर जो रिपोर्ट फाइनल पूरी बन जाती है, पेश होती है, उसे फाइनल रिपोर्ट कहते हैं। पुलिस उसमें में सुनिश्चित होता है कि भाई अपराधी है कि नहीं है। जिसमें पुलिस अधिकारी इस बात को नहीं पाता है कि व्यक्ति जिसके विरुद्ध सूचना मिली थी उसने अपराध किया है, वो तो क्या है? एफआईआर। और जिसके विरुद्ध सूचना मिली थी पुलिस अधिकारी ने इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पाया कि इसी व्यक्ति ने अपराध किया, वो क्या है? चालान। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर हो गया। फिर बाद में आ गया एस में क्या है? देखो यहाँ पर हो गया एन से OPQRST। अब आ गया यू समून और सब डिवीजन और सब डिवीजन और समन सब डिवीजन और समान सब डिवीजन पहले हाँ सब डिवीजन पे जा गया, तो ये हो गया यू और समन मामले। समन मामले किसे कहा? 2 साल जो से वारंट मामले नहीं है है ना। और वारंट मामले किसे कहा? जो 2 वर्ष से अधिक और डेथ सेंटेंस आजीवन कारावास, डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 2 साल से ज्यादा की अवधि से अपराध से दंडित हो। तो यदि सवाल आ जाए कि वारंट मामले कौन से हैं और उसमें लिखा हुआ है जो समन मामले नहीं है, जो 2 साल से ऊपर के मामले नहीं है, जो संज्ञेय अपराध नहीं है, या तीनों में से कोई नहीं। जो संज्ञेय अपराध नहीं है। अगर ऐसा है तो कुछ जो समन मामले नहीं है, हमें वारंट मामला उनमें से कोई भी नहीं करना है, क्योंकि वारंट मामले कौन से हैं? 2 साल से। 2 नहीं, साल समन मामले कौन से हैं? जो वारंट मामले नहीं है और वारंट मामले जो 2 साल समन मामले नहीं है। नहीं, जो
सेंटेंस Lifetime imprisonment 2 साल से वो हो गया वारंट मामले। फिर बाद में आ गया डब्ल्यू। डब्ल्यू में पहले तो कौन सा आ जाएगा, वारंट मामले, और फिर बाद में आ जाएगा विक्टिम डब्ल्यू ए, जो एक नया जोड़ा था विक्टिम की परिभाषा पहले डिफाइन नहीं की गई थी। कौन से, तो डब्ल्यू में समझना होगा जो वारंट मामला नहीं और वारंट मामला 2 साल से रिलेटेड बातें हैं। यदि तुम इस पे जाओगे ना, इसके क्वेश्चन आंसर जब सॉल्व करने के लिए बैठोगे तो यही बातें आएगी सामने। और लोगों की रट कैसे ली जाती है, घड़ी घड़ी जब एक सवाल सामने आ रहा है, अरे यार होता है क्यों रे यार, जाओ जाओ, तब फिर वो रट जाती है। नहीं तो फिर वो हमेशा वारंट मामला किसको कहता है, जो समन मामला नहीं है, और समन मामला किसको कहता है, जो वारंट मामला नहीं है। तो ऐसा चूक नहीं करें। अच्छा, पहला सवाल विक्टिम के बारे में कि साहब विक्टिम की डेफिनेशन WA में जोड़ी गई है, कौन से सन में संशोधन करके जोड़ी गई है? 2008 9 सर 2008 से जुड़ी, 2009 से एनफोर्समेंट में। ठीक है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, इस संशोधन का नाम क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट 2008। तो सर इसका आंसर क्या लिखना है? 2009 में जोड़ा गया, 2008 में। 8 में। हाँ। अच्छा, अब देखो विक्टिम कौन है, परिभाषा देखो तो जीतू नहीं, दीपक क्या कह रहे हैं? विक्टिम से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे कार्य या लोभ के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई है, जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी तक तो विक्टिम की डेफिनेशन एग्जिस्टेंस में आएगी नहीं। विक्टिम की डेफिनेशन एग्जिस्टेंस में तब आएगी जबकि Framing of- ये एक बड़ा विचित्र सवाल है। ठीक है, हाँ। अच्छा, कौन कौन हो सकता है विक्टिम, या विक्टिम की यदि डेथ हो चुकी है तो उसके संरक्षक या विधिक वारिस। संरक्षक और विधिक वारिस में क्या अंतर है? संरक्षक तो गार्जियन गार्जियन जिसके अंडर है वो, जिसके अंडर है वो, है ना। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो उसकी उसके अंदर डेथ हो है, जाती है, उसके जो अंदर। उसके अंदर, मतलब उसके, हालांकि उसके अंदर की बात नहीं है। यदि उसकी डेथ हो गई तो वो कोई भी व्यक्ति जो उसकी तरफ से कानूनी पैरवी कर रहा है, या फिर जिसको उसके अधिकार उत्तराधिकार मिल रहे हैं, वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और फिर बाद में लास्ट डेफिनेशन 2Y, इसमें क्या लिखा? वर्ड एंड एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन कौन से एक्ट के लिखे? IPC आईपीसी के। और नई वाली में क्या लिख दिया? BNS और बी करके सेकंड सेक्शन और जोड़ दिया, लिख दिया कि भारतीय न्याय संहिता और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत जो बात है